जेठानी को बहन समझने वाली देवरानियां। आज बिस्तर छोड़ने का इरादा है या नहीं? चलो उठो और किचन में अपनी माँ की मदद करो। दोनों माँ बेटी एक नंबर की आलसी हैं। उठती हो मामी जी। जल्दी आना, फिर से बुलाने आना ना पड़े मुझे। रचना जल्दी जल्दी तैयार होकर रसोई घर में आती है, जहां उसकी माँ सुरेखा सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। रचना को देखकर वो कहती है, तू क्यों आ गई बेटा? अब सिर दर्द कैसा है? आराम मिला कुछ? रचना कुछ कहती इसके पहले ही सरिता किचन में आती है और फिर से दोनों पर गुस्सा हो जाती है। माँ बेटी का ड्रामा खत्म हो गया हो तो जरा नाश्ता जल्दी बना ले, सब इंतजार कर रहे हैं बाहर। एक तो हमारी छाती पर आकर बैठ गई हो, दोनों ऊपर से काम चोरी भी करती हो। मुंह चलाने के बजाय हाथ चला लो जरा। सरिता दोनों को सुनाकर चली जाती है और सुरेखा जल्दी से नाश्ते का डोंगा उठाकर डाइनिंग टेबल के पास आती है, जहां रचना के मामा मामी और नाना जी गोपाल दास बैठे होते हैं। गोपाल दास जी सुरेखा की आंखों में आंसू देख लेते हैं। तभी मोहन नाराजगी से कहता है, कितनी बार बताया है दीदी की नाश्ता समय पर लगा दिया करो, एक काम भी ढंग से नहीं होता है आपसे। रोज रोज बातें सुनना अच्छा लगता है क्या आपको? कोई फायदा नहीं है जी, ये दोनों माँ बेटी कभी सुधरने वाली नहीं है। ऐसे ही तो बिना बात के जीजा जी ने इन्हें छोड़ा नहीं होगा, यही हरकतें होंगी इनकी। सुरेखा की आंखें फिर से गीली हो जाती हैं और गोपाल दास जी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाते। उन्हें अपनी बेटी और नातिन का अपमान बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन अपने बेटे पर निर्भर होने के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। एक बार वो अपनी दुविधा को अपने सबसे अच्छे दोस्त सेठ रामदेव को बताते हैं और रामदेव कहते हैं, रामदेव मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी बेटी और नातिन दिन भर घर के काम करती है, फिर भी हर दिन किसी न किसी बात पर उनका अपमान होता है। मुझसे अब ये सब देखा नहीं जाता। तो ये समस्या है तेरी। देख, तेरी अपनी शादी लायक हो गई है, तो उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में कर दे ताकि वो इस नरक से मुक्त हो जाए। लेकिन सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद रचना के लिए रिश्ता नहीं आता है। बाप को भी कोई फिक्र नहीं है, वो तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ ऐश कर रहा है और दोनों माँ बेटी को तड़पने के लिए छोड़ दिया। मेरे 3 पोते हैं, जिनमें से बड़े पोते के लिए हम लोग लड़की देख रहे हैं। रचना से अच्छी लड़की और कौन हो सकती है भला? ये तो सच में बहुत अच्छा हो जाएगा रामदेव। रचना सीधी सच्ची और मेहनती लड़की है, तेरे घर को स्वर्ग बना देगी। लेकिन तेरे घर के बाकी लोग? अरे तू उसकी फिक्र मत कर, मेरा हुक्म टालने की किसी की हिम्मत नहीं है। घर में आज भी सब मेरे हाथों में है। गोपाल दास खुश हो जाता है। रामदेव जी शहर के बड़े कारोबारी थे। आज भी पूरे कारोबार की बागडोर उन्होंने अपने हाथों में ले रखी थी, जिसके कारण घर में उनकी ही मर्जी चलती थी। वो जब घर में रचना के बारे में बताते हैं तो हंगामा खड़ा हो जाता है। पापा जी, आपने इतना बड़ा फैसला करने से पहले घर में सलाह तो करनी चाहिए थी। कम से कम महेश से ही पूछ लेते। आपके दोस्त का स्टेटस भी तो देखिए, हमसे कितना कम है। उस घर की लड़की हमारे महेश के बिल्कुल लायक नहीं है। मैंने अपने दोस्त को वचन दिया है, मैंने जो फैसला किया है, अगर उसमें किसी को कोई आपत्ति है तो वो मुझे और मेरे घर को छोड़कर जा सकता है। आपने जो फैसला किया होगा सोच समझ कर किया होगा पिताजी। महेश की शादी आपकी पसंद से ही होगी। तो फिर तुम आज ही महेश को मेरे फैसले और मेरी शर्त के बारे में बता देना। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार। अपनी वार्डरोब को दे नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। घर और कारोबार से बेदखल होने के डर से लता इस फैसले को मानने से मजबूर हो जाती है और शाम को महेश से इस बारे में बात करती है। सुनकर महेश गुस्से में आकर कहता है, वो मेरी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? आप जानती हैं कि मुझे मोनिका से प्यार है मम्मी, आपको भी तो वो पसंद है। बेटा मैं भी क्या करती,
तुम्हारे दादाजी के जिद्दी स्वभाव को तुम जानते ही हो। वो तुम्हें घर और कारोबार से बेदखल करने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। मम्मी, मैं मोनिका के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं उसे प्यार करता हूँ और फिर मेरे बाकी 2 भाई भी तो हैं। फिर मुझे ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? मेरे पास इस बात का एक हल है। तुम्हारे दादाजी की उम्र हो गई, वो आजकल बीमार भी रहने लगे। 1-2 साल की बात है बस। तुम ये शादी कर लो, बाद में तलाक देकर अपनी जान छुड़ा लेना। प्रॉपर्टी भी हाथ से नहीं जाएगी और मोनिका भी तुम्हें मिल जाएगी। महेश के इस बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है और वो रचना से शादी करने के लिए मान जाता है। रामदेव गोपाल दास को इस बात की सूचना देते हैं और वो इस खुशखबरी को घर वालों को बताते हैं। इतने बड़े परिवार का रिश्ता है पिताजी, रचना के तो भाग ही खुल जाएंगे वहां जाकर। मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई है। बड़े परिवार का रिश्ता तो आया है, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे से सब तौर तरीके समझा देना। ऐसा ना हो कि वो भी ससुराल में एडजस्ट ना कर पाए, मुंह उठाकर तुम्हारी तरह यहाँ चली आए। अब उसके लिए इस घर के दरवाजे तभी खुलेंगे जब वो मेहमान बनकर आएगी। अब तो उसके बारे में अच्छा बोल दो बहू, कुछ दिनों की मेहमान है इस घर में। कुछ दिन बाद रामदेव की तबीयत बिगड़ जाती है और वो सुरेश चंद्र को अपने पास बुलाकर कहते हैं, बेटा, मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी समय है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम महेश की शादी रचना से ही करवाओगे। मेरे दोस्त को दिया वचन टूटना नहीं चाहिए। उस दिन रामदेव की मृत्यु हो जाती है और एक ओर जहां महेश और लता खुशियां मनाते हैं तो वहीं दूसरी ओर सुरेश चंद्र जी उनकी खुशियों पर पानी फेर देते हैं। अब तो पापा जी रहे नहीं, अब तू आजाद है महेश। तुझे अब वो जबरदस्ती की शादी नहीं करनी पड़ेगी। अजीब हो तुम दोनों। यहाँ मेरे पिताजी की चिता की राख भी शांत नहीं हुई और तुम लोग हंसी ठिठोली कर रहे हो। पिताजी ने वकील के पास अपने हस्ताक्षर किए हुए कागज दिए हैं जिसमें लिखा है कि तुम रचना से शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे इस घर की और कारोबार में कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी। सुरेश चंद्र पिताजी से किया वादा निभाने के लिए झूठ बोल देते हैं और महेश को मानना पड़ता है। शादी का दिन आ जाता है। गोपाल दास जी से जितना बन पड़ता है वो उसी में रचना की शादी करते हैं। रचना बस माँ और नाना जी का आशीर्वाद लेकर ससुराल आती है। गृह प्रवेश के समय लता रचना के पास जाकर धीरे से कहती है, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा तुम्हारे जैसी लड़की का स्वागत करने का। मेरा बस चलता तो तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की को इस घर की चौखट तो क्या इस घर के आसपास भी फटकने नहीं देती। चलो बहू, अब इस कलश को पैर लगाकर अंदर आ जाओ। दिल में उमंगे और आंखों में हजारों सपने लिए रचना को बड़ा धक्का लगा। उसे ऐसे स्वागत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो घबराकर कलश को पैर लगाकर अंदर आती है। आते ही महेश तमतमाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। ये महेश को क्या हुआ भाई? अभी तो हमें अंगूठी ढूंढने वाला गेम खेलना था, ये तो अभी से कमरे में चला गया। कोई उसे बता दे कि रचना को आज नहीं भेजेंगे हम कमरे में। पूरी शादी में भी ऐसे ही मुंह लटका रखा था मानो बंदूक की नोक पर इसकी शादी हो रही हो, और अब झट से कमरे में घुस गया। अरे कोई बुलाकर लाओ भाई उसे, नहीं तो पूरी रात रचना के नाम की महला जपता रहेगा बेचारा। महेश को कई बार बुलाया जाता है लेकिन वो नहीं जाता और कमरा भी अंदर से लॉक करके रखता है। चलो महेश तो आ नहीं रहा है, अब काफी देर भी हो गई है, बहू भी थक गई होगी, उसे कोई उसके कमरे में पहुंचा दो तो आराम कर लेगी। लता रचना को एक स्टोर रूम जैसे कमरे में लेकर आती है और कहती है, आज की रात तुम यहाँ के चूहे और कॉकरोचों के साथ बिताओ और मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। थोड़ी भी आवाज की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि हमेशा के लिए बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। लता रचना को स्टोर रूम बंद करके चली जाती है। रात भर चूहे और कॉकरोच के डर से रचना सो नहीं पाती है। मुझे तो चूहे और कॉकरोचों का डर सता रहा है, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। पता नहीं मम्मी जी मुझसे इतनी नाराज क्यों है। सुबह सुबह लता स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है और रचना की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, निकलो अब बाहर और कान खोल कर सुन लो। किसी के सामने ये मत कहना कि तुम स्टोर रूम में सो रही थी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये साड़ी पहन लेना, माँ के यहाँ से तो खाली हाथ चली आई हो, भिखारी कहीं की। लता एक साड़ी रचना के मुंह पर फेंक कर मारती है और गुस्से में चली जाती है। रचना चुपचाप नहा धोकर साड़ी बदल लेती है और बाहर हॉल में आती है। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होती है और लता की सहेलियां और जान पहचान वाले आते हैं। लता तेरी चॉइस इतनी सादी तो नहीं है भाई, तू तो बहू एकदम सिंपल सी उठा कर लेकर आई है, ना कोई स्टाइल ना कोई फैशन सेंस। रानी भाभी की बहू को तो खूब नाम रख रही थी तू, अब तू खुद भी अपने लिए वैसी बहू लेकर आई है। अरे लेकिन मल्होत्रा भाभी की बेटी मोनिका में क्या कमी थी जो इससे अपने शानदार बेटे की शादी करवा दी तूने? तेरे बेटे के साथ तो वही जचती। सबकी बातें रचना के नाजुक दिल पर छुरियां सी चला रही थी।
उसे अपनी किस्मत पर तरस के साथ साथ रोना भी आ रहा था। आंसू और दुख को छिपाने की उसे आदत ही थी, तो यहां भी वो अपने आंसुओं को आंखों में ही रोक लेती है। अगले दिन सारे मेहमान चले जाते हैं और रचना की शामत आ जाती है। देख लड़की, एक बात साफ साफ सुन ले, तू हम पर जबरदस्ती थोपी गई है ना। मैं तुझे पसंद करती हूँ ना ही मेरा बेटा। तुझे इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से ही रहना पड़ेगा, वरना तेरे लिए घर के दरवाजे खुले। जिस फटीचर घर से आई है ना, कभी भी वहां लौट कर जा सकती है। लेकिन मेरा क्या दोष है मम्मी जी? तेरा ये दोष है कि मेरे बेटे को कोई और लड़की पसंद है और तू उसकी जगह लेकर बैठ गई है। उस लड़की की पर्सनालिटी ऐसी है कि मेरा बेटा चाहकर भी उसे भूल नहीं पाएगा, और तेरी तरफ देखकर तो थूकेगा भी नहीं। गंवार कहेंगी। चल खाना बना अब। लता काम वाली को छुट्टी दे देती है और रचना की मेहंदी का रंग निकलता भी नहीं है कि उसे खाना बनाने के लिए कह देती है। रचना किचन में आती है और नई जगह होने के कारण उसे मसाले का डिब्बा नहीं मिलता है। वो लता के पास आकर पूछती है। लता मोबाइल पर गेम खेल रही होती है। मम्मी जी, मुझे मसाले का डब्बा नहीं मिल रहा है, आप बता दीजिए कहाँ रखा है। खुद नहीं ढूंढ सकती? जाहिल लड़की, किचन इतना बड़ा है क्या कि तुझे एक डिब्बा भी ना मिले? रचना खुद ही मसाले का डिब्बा ढूंढती है और सबके लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद जब वो फ्रेश होने के लिए जाती है, तब लता खाने में खूब सारा मसाला और नमक मिला देती है। रात को ए लड़की, सबके लिए टेबल पर थालियां वगैरह रख। सब फ्रेश होकर आते ही होंगे, और तू अपनी औकात याद रखना। सबसे आखिरी में ही खाना मिलेगा तुझे। जी मम्मी जी। अब जा, मेरी छाती पर ही खड़ी रहेगी क्या? अब खाना गरम कर जाकर। रचना की आंखें नम हो जाती हैं। वो चुपचाप खाना गर्म करने के लिए रखती है। सब फ्रेश होकर आते हैं और खाने की टेबल पर बैठते हैं। बहुत भूख लगी है मम्मी। आज तो दोपहर को इतना काम था कि खाना खाने का समय ही नहीं मिला। खाना आज कुछ अलग दिख रहा है। खाने में वैरायटी भी बहुत सारी है। देखते ही मुंह में पानी आ गया। पक्का आज मीना ने नहीं बनाया है खाना। खाना तो आज रचना ने बनाया, देखते हैं कैसा बना है। महेश, लो बेटा तुम भी अपनी प्लेट लगा लो। पापा जी सही कह रहे थे, बहुत गुड़ी है रचना। अकेले इतना कुछ बना लिया। खाने की शक्ल ही बता रही है कि खाना बहुत टेस्टी होगा। वो तो पहला निवाला खाते ही पता चल जाएगा। खाने की शक्ल की तारीफ कर रहे हैं ना, अकल ठिकाने नहीं आ गई तो कहना। और जैसे ही सब खाने का पहला निवाला मुंह में डालते हैं, मिर्च, नमक और मसाले के कारण सी करने लगते हैं। रचना, नमक, मिर्च और मसाले का पूरा डिब्बा उड़ेल दिया क्या खाने में? गवार कहीं की। देखिए, ये पसंद है आपकी और आपके पिताजी की। अरे जाहिल औरत, इतना घटिया खाना खिलाकर मारना चाहती है क्या हमें? अरे जाने दीजिए ना भैया, भाभी नहीं है अभी, गलती से हो गया होगा उनसे। आप कल भाभी को यहाँ के तरीके से खाना बनाना सिखा दीजिएगा। वैसे भी मीना तो आती ही है ना। तुम दोनों अपना मुंह बंदी रखो। आइंदा मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अजय विजय, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को। आइंदा अपने काम से काम रखना। रचना घबराकर एक कोने में खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। अजय, विजय और सुरेश चंद्र जी चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। रचना अपनी सफाई में कहती है, मैंने तो खाना एकदम सही बनाया था, फिर पता नहीं कैसे सब इतना ज्यादा हो गया। मतलब तू ये कहना चाहती है कि तूने खाना सही बनाया था, लेकिन किसी और ने आकर उसे बिगाड़ दिया। तेरा इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं है? देखा महेश, देखा कैसे अपनी गलती का ठिकरा मुझ पर फोड़ रही है ये घटिया लड़की। हाँ देख रहा हूँ मम्मी, अभी इसका मिजाज ठंडा करता हूँ, रुकिए। महेश लात घूसों से रचना की पिटाई करने लगता है, लेकिन लता बीच बचाव की कोई कोशिश नहीं करती है और वहीं खड़ी होकर हंसती रहती है। काफी देर तक मारने के बाद महेश अपने कमरे में चला जाता है और लता हंसते हुए रचना से कहती है, इस घर में जबरदस्ती घुसने का नतीजा देख लिया तूने। अब तुझे यही सब सहना पड़ेगा। बड़ा शौक था ना तेरे नाना को तेरी शादी बड़े और अमीर परिवार में करने का, अब उनके शौक की सजा भुगत। लता हंसते हुए चली जाती है और रचना अपने आप को संभालते हुए उठती है और सब साफ करती है। मार के कारण उसके शरीर पर नीले चट्टे पड़ जाते हैं। सब करने के बाद वो कमरे में आती है। महेश गहरी नींद में सो रहा होता है। वो चुपचाप नीचे चटाई बिछाकर लेट जाती है। उसके मन में कई बातें घूमने लगती हैं। इतना बुरा व्यवहार तो मामा मामी भी नहीं करते थे। ताने जरूर मारते थे, लेकिन हाथ कभी नहीं उठाया मुझ पर। इतनी बुरी तरह मारा है मुझे। इससे तो साफ दिखता है कि इनके मन में मेरे लिए कितनी ज्यादा नफरत है। रचना सुबह नहा धोकर किचन में आती है और सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। आज लता कोई खुराफात नहीं करती और सब नाश्ता करके काम पर चले जाते हैं। रचना मौका देखकर अपनी मम्मी को फोन करती है और सारी बात बताती है। मम्मी, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ये लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। मम्मी जी और महेश जी तो मुझसे नफरत करते हैं। बेटा, अब वही तेरा घर है। तू तेरे मामा मामी का स्वभाव जानती है। तू घर छोड़कर आ गई तो हम दोनों पर और जुल्म होंगे। मुझ पर दया कर बेटा और सहन कर ले।
इस उम्र में मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाए तो बस सबकी सेवा करके उनका दिल जीतने की कोशिश कर। रचना समझ जाती है कि अब उसके लिए यही रहकर जुल्म सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और वो सबकी सेवा में लग जाती है। उस दिन भी वो अच्छा सा खाना बनाती है और महेश का इंतजार करती है। आधी रात को महेश नशे में चूर होकर घर आता है। रचना उसे सहारा देकर कमरे में लाती है और कहती है, सुनिए, आज आपने बहुत देर कर दी। मैंने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, यहीं लेकर आऊं आपके लिए? अरे तू होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? मेरी बीवी बनने की कोशिश मत कर, वरना ऐसी मार खाएगी कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। निकल जा यहाँ से। महेश रचना को जोर से धक्का मार देता है, जिससे रचना लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है। रचना महेश की फिक्र करते हुए रोज देर तक जागकर उसका इंतजार करती और उसे गर्मा गर्म खाना परोसती। एक दिन सुबह के काम निपटाने के बाद लता उससे कहती है, सुन लड़की, ये लिस्ट लेकर जाओ और पास की सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर आ। सुधीर छुट्टी पर गया है, वो वापस आएगा, तब तक तुम्हें बाजार से सामान खरीद कर लाना होगा और मुझे पाई पाई का हिसाब चाहिए, समझी? लेकिन मम्मी जी, मुझे तो सब्जी मंडी का रास्ता नहीं पता है। तो जाहिल सड़क पर चलते लोग कब काम आएंगे? किसी से भी पूछ लेना रास्ता। रचना थैली लेकर निकलती है और कड़ी धूप में रास्ता पूछते हुए सब्जी मंडी आती है। अच्छे से मोल भाव करके सब्जियां खरीद कर घर आती है। अपने घर के बाहर खड़ी गीता और सीमा उसे देखती हैं और हैरानी से कहती हैं, ये तो रचना आ रही है ना सब्जियों का थैला उठाकर। लता भाभी ने इतनी धूप में से क्यों भेज दिया बाजार? नौकर कहाँ गए इनके? देख तो बेचारी पसीने पसीने हो गई। मुझे तो लगता है कि लता भाभी खुश नहीं है शादी से। उस दिन उनके हाव भाव से पता चल रहा था मुझे, इसीलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही होंगी। इसी तरह दिन गुजरते हैं और रचना लता के जुल्म और महेश की मार खाते हुए दिन गुजारती है। सुरेश चंद्र जी की तबीयत ठीक न होने के कारण वो हमेशा अपने कमरे में ही रहते हैं। लता घर के सारे नौकरों की छुट्टी कर देती है और सारे काम रचना से ही करवाती है। 5 महीने बाद एक दिन लता कहती है, ये जाहिल तो हमारे गले पड़ गए, लेकिन अब मैं तुम दोनों की शादी ऐसी लड़कियों से करवाऊंगी जो हमारे स्टेटस से मैच करे। खानदान भी बराबरी का होना चाहिए, इसकी तरह भिखारी नहीं। रचना मुंह झुकाकर वहां से चली जाती है और अजय और विजय लता को समझाते हुए कहते हैं, आप प्लीज भाभी को ऐसे मत कहा कीजिए ना, उन्हें बुरा लगता होगा। हाँ मम्मी, भाभी कुछ कहती नहीं है, इसलिए आप कुछ भी नहीं कह सकती है ना उन्हें। फिर इसकी तरफदारी करने लगे दोनों। तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि इस मामले से दूर रहो। दोनों चुप हो जाते हैं और इस मामले में ना ही बोलने की कसम खा लेते हैं। कुछ ही दिनों में लता अजय और विजय के लिए अमीर घर की 2 लड़कियां पसंद कर लेती हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लता रचना से कहती है, सुन, देवरानियों के आने के बाद भी तो नौकरानी ही रहेगी, समझी? वो दोनों बड़े घर की लड़कियां हैं, ऊंचा खानदान है उनका, उन्हें काम करने की आदत नहीं है, तो तू उनके सब काम करेगी। क्यों नहीं करेगी मम्मी? ये तो उन दोनों की चप्पलें तक उठाएगी। ये इसी लायक है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है इसने। मोनिका से शादी हुई होती है तो आज मैं भी अपने दोनों भाइयों की तरह अपनी शादी से खुश होता। हाँ बेटा, मोनिका जैसी मॉडर्न और स्टाइलिश लड़की से तेरी शादी करवाने का मेरा सपना भी सपना ही रह गया। ये गंवार जो जबरदस्ती पल्ले पड़ गई हमारे, इससे तो मैं इसकी दोनों देवरानियों के काम करवाऊंगी, देखना तुम। रचना की आंखें भर आती हैं और वो काम में लग जाती है। शादी का दिन भी आ जाता है और चकाचौंध के बीच में सादी सी साड़ी पहने रचना अपनी दोनों देवरानियों के लिए फूल बरसाती है। लता आरती उतारकर शनाया और कियारा का स्वागत करती है और उन्हें अंदर लाती है। अब लग रहा है कि मेरी बहुएं आई हैं। क्या भाई दीप्ति, कविता, मोना, अब क्या ख्याल है तुम्हारा मेरी बहुओं को देखकर? चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हो तुम। वैसे तो बड़ी वाली भी दिखने में अच्छी है, लेकिन इन दोनों का स्टाइल ही कुछ अलग है। यही तो फर्क होता है बड़े घर के और छोटे घर की बेटी में। चेहरे और पहनावे से दिख जाता है। रचना तो बेचारी मजबूर माँ की लड़की है, इनकी तरह स्टाइलिश और मॉडर्न कैसे दिख सकती है? अपनी दोनों बहुओं की तारीफ सुनकर लता फूल ही नहीं समाती, जबकि शनाया और कियारा की रचना से लता का ऐसे व्यवहार करना बुरा लगता है। अगले दिन सुबह शनाया पीने के लिए पानी गर्म करने के लिए किचन में आती है, तभी लता वहां आकर कहती है, बेटा तुम किचन में क्या कर रही हो? वो निकम्मी कहाँ है? उसे कहो वो तुम्हारे लिए पानी गर्म करके देगी। कौन निकम्मी मम्मी जी? आप मेड से ऐसे कहती हैं क्या? मेड नहीं, तुम्हारी जेठानी की बात कर रही हूँ मैं। देखो, तुम दोनों को जो भी काम हो अब से उस गंवार को ही कहना। उसकी हैसियत इस घर में बस एक नौकरानी की तरह है। वो हमारी जेठानी है मम्मी जी, इस घर की बड़ी बहू, फिर उनकी हैसियत नौकरानी की तरह कैसे हो गई? वैसे भी हमें अपने काम अपने आप करने की आदत है। हाँ, फिक्र मत कीजिए। लता चली जाती है और शनाया और कियारा आपस में डिस्कस करती हैं। मम्मी जी की बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कियारा, रचना भाभी हमारी जेठानी है, हमारी बड़ी बहन की तरह। मैं तो उन्हें अपना कोई काम करने के लिए नहीं कह सकती हूँ।
सही कह रही हो तुम, ये तो गलत बात हो जाएगी। रचना पूरा दिन घर बाहर के काम करती रहती है। शाम को शनाया और कियारा की मुंह दिखाई की रस्म होती है और दोनों की सुंदरता और स्टाइलिश अंदाज की खूब तारीफ होती है। सबके जाने के बाद लता खाने की टेबल पर सबसे कहती है, आज तो मेरी दोनों बहुओं ने मेरा दिल ही जीत लिया। सारी औरतें तुम दोनों की तारीफ करते नहीं थक रही थी। जितनी शर्मिंदगी मुझे रचना के आने पर हुई थी, उससे कई गुना ज्यादा प्राउड इन्होंने महसूस करवाया मुझे। ये लो बहू, तुम दोनों का इनाम। लता शनाया और कियारा को सोने के नेकलेस देती है। दोनों की तारीफ सुनकर महेश को रचना पर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाइयों की स्टाइलिश बीवियों को देखकर अपनी किस्मत पर रोते हुए कमरे में चला जाता है। सब काम निपटाकर रचना कमरे में आती है और उसके आते ही महेश बिना कुछ कहे बेल्ट से रचना की पिटाई कर देता है। तुम्हारी यही सजा है। मेरी जिंदगी में तुम जैसी गवार लड़की ना आती ना, तो आज मोनिका मेरी बीवी होती और मैं शर्मिंदा होने की बजाय खुश होता। आज मुझे उससे चोरों की तरह मिलना न पड़ता। रचना को महेश से मार खाने की इतनी आदत हो जाती है कि वो मुंह से आवाज किए बिना ही चुपचाप मार खा लेती थी और सो जाती थी। आज भी वो बिना सवाल जवाब किए चटाई बिछाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह रचना, शनाया और कियारा को सुबह कुनकुना पानी पीने की आदत है। उनके उठते ही उन्हें मिल जाना चाहिए और वो लोग वॉक करने के लिए जाती हैं तो बाहर से उनके शूज लाकर हॉल में रख दो। जी मम्मी जी। तो उसको कपड़े से पोंछ कर लाना, ऐसे नहीं कि बस लाकर यहाँ पटक दो। और उसके बाद दोनों देवरानियों के लिए उनसे पूछकर उनकी डाइट के हिसाब से नाश्ता बना देना। थोड़ी देर बाद शनाया और कियारा ट्रैक सूट पहनकर नीचे आती हैं और रचना ट्रे में गुनगुने पानी के गिलास रखकर दोनों को देती है। भाभी आप क्यों लेकर आई? हम अपने आप ले लेते ना। भाभी आप प्लीज ऐसा मत किया कीजिए, हम तो आपकी छोटी बहनों की तरह हैं। अरे इसका काम है भाई ये सब करना। जब उसे कोई परेशानी नहीं है तो फिर तुम दोनों क्यों खामखा टेंशन ले रही हो? इससे तो मैंने तुम्हारे शूज भी साफ करवा कर यहीं पर मंगवा कर रखे हैं। मम्मी जी ये तो कितनी गलत बात है। ये हमारी जेठानी है, हमें उनके काम करने चाहिए, तो आप उनसे हमारे काम करवा रही हैं। और भाभी ये आपके हाथ पर निशान कैसे हैं? कल तक तो नहीं थे। नहीं कुछ भी तो नहीं है, मैं गिर गई थी ना, थोड़ी चोट लग गई बस। लेकिन ये तो गिरने से लगी चोट नहीं है भाभी, सच बताइए आपको कैसे लगा है? अरे भाई बाल की खाल निकालना जरूरी है क्या? वो कह रही है ना गिरने से चोट लगी है, तो ऐसा ही होगा ना। तुम लोग जाओ वॉक करने। रचना ये खाली ग्लास लेकर जाओ, नाश्ते की तैयारी करो। कियारा और शनाया बाहर लॉन में वॉक करते हुए बातें करते हैं। कियारा मुझे लगता है कि भाभी बहुत सहन कर रही हैं। मम्मी जी और भैया उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हमेशा दुत्कारते रहते हैं उन्हें। आज तो मम्मी जी ने हद ही कर दी। मुझे भी यही लगता है, हमेशा उनसे नौकरों की तरह काम करवाते हैं और डांटते फटकारते रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कल भैया ने ही उन्हें मारा है। मुझे भी यही लगता है, हमें भाभी की मदद करनी चाहिए, आखिर वो हमारी बड़ी बहन जैसी है। मैं इस बारे में अजय से भी बात करूंगी। दोनों रात को इस बारे में अपने अपने पतियों से बात करती हैं। अजय, भाभी के प्रति मम्मी जी और भाई साहब का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज तो मम्मी जी ने भाभी से हमारे शूज भी साफ करवाए। तुम उनके मामले से दूर ही रहो शनाया। मैंने और विजय ने भी समझाने की कोशिश की थी तो हमें भी यही जवाब मिला था, फिर हम दोनों चुप ही रहे। लेकिन मैं और कियारा चुप नहीं रह सकती, हम भाभी के लिए जरूर कुछ करेंगी। वो बड़ी बहन की तरह है हमारी। कियारा और विजय के कमरे का भी सेम यही सीन होता है। अब तो शनाया और कियारा रचना की तरफदारी करने लगती हैं, जो कि लता को अच्छा नहीं लगता है। एक दिन शनाया के मामा मामी खाने पर आते हैं और लता रचना को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सुन लड़की, कल शनाया बहू के रिश्तेदार आ रहे हैं, सारी चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अमीर खानदान के लोग हैं वो। रचना हाँ में सिर हिला देती है और सुबह से तैयारी में जुट जाती है। उसके हाथ पर बंधी पट्टी से कियारा और शनाया सब समझ जाती हैं और लता के मना करने के बावजूद चुपके से किचन में आकर रचना की मदद करती हैं। तुम दोनों प्लीज इधर से जाओ, मम्मी जी देख लेंगी तो बहुत डांटेंगी मुझे। मम्मी जी सो रही हैं भाभी, हम इसीलिए आए हैं। हम दोनों आपकी छोटी छोटी तैयारी कर देते हैं और सब्जियां काट कर दे देते हैं। आपके हाथ पर चोट लगी है ना। दोपहर तक पूरा खाना बन जाता है और थोड़ी देर बाद शनाया के मामा मामी खूब सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। रचना सबको पानी देती है। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने के लिए टेबल पर आते हैं। अरे भाई खाना तो बहुत टेस्टी बना है, मजा ही आ गया। हाँ बेटा सच में मजा आ गया। किसने बनाया है? कोई कुछ कहता इससे पहले ही लता बोल पड़ती है। खाना तो मेरी दोनों छोटी बहुओं ने बनाया है भाभी जी, सुबह से लगी थी दोनों। ये देखिए इनकी जेठानी तो हाथ में पट्टी बांध कर बैठी है। मम्मी जी खाना तो भाभी ने ही बनाया है। मामी भाभी के हाथों में गजब का स्वाद है और भी काफी कुछ आता है भाभी को। हम दोनों तो अब इनसे ही क्लासेस लेने वाली हैं। लता को शनाया का इस तरह उसकी बात को काटना अच्छा नहीं लगता है और मेहमानों के जाने के बाद वो शनाया से कहती है, तुम्हें मेरी बात काटने की क्या जरूरत थी?
तुम्हारी बड़ाई कर रही थी ना मैं, लेकिन जब खाना भाभी ने बनाया था तो उनकी मेहनत का क्रेडिट हमें क्यों मिले? मम्मी जी वैसे भी वो समझ ही जाते, क्योंकि मुझे नॉर्मल खाना बनाना ही नहीं आता, तो ऐसा अच्छा खाना मैं कैसे बना सकती हूँ। मैंने तो बल्कि बात संभाली है। रचना के मन को खुशी मिलती है, लेकिन लता गुस्सा हो जाती है और इस बात की शिकायत महेश से कर देती है। महेश फिर से रचना की पिटाई कर देता है और अगले दिन फिर रचना के शरीर पर नीले दाग देखकर शनाया और कियारा उसे अपने कमरे में ले जाती हैं और उसके हाथ पांव पर क्रीम और नारियल का तेल लगाती हैं। अरे तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो प्लीज। आप बस बैठी रहिए भाभी, और बिल्कुल संकोच मत कीजिए। आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी, आपकी सेवा करने में क्या बुराई है? भाभी हमें पता है कि भैया ही आपको मारते हैं, वो आपको इतना सताते हैं, फिर भी आप चुपचाप सुनती क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती हैं? रचना दोनों को अपने मायके की परिस्थिति के बारे में सब कुछ बताती है। सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाती हैं। महेश अब बेशर्मी की हद पार करते हुए मोनिका को घर पर भी लाने लगता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। एक दिन शनाया महेश से कहती है, भैया भाभी के दिल पर क्या बीतती होगी? कुछ सोचा है? उनका कुछ तो ख्याल कीजिए। तुम लोग हो ना उस जाहिल का ख्याल रखने के लिए। एक बात सुन लो दोनों, मोनिका मेरी जान है, वो भी मुझे दिलो जान से चाहती है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। महेश बेशर्मी से चला जाता है और शनाया और कियारा रोती हुई रचना के पास आकर उसे तसल्ली देते हैं। भाभी चलिए, आज मैं आपको अच्छे से मेकअप करके तैयार करती हूँ, भैया देखकर इग्नोर नहीं कर पाएंगे। नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा शायद। भाभी, शनाया आपका मेकअप करेगी और मैं आपको मेरी डिजाइनर साड़ी पहनाऊंगी। दोनों मिलकर रचना को तैयार करती हैं और रात को रचना महेश का इंतजार करती है, लेकिन खुश होने के बजाय महेश उस पर गुस्सा हो जाता है। ये वाहियात हरकतें किससे सीखी हैं तुमने? ऐसा करके तुम मुझे रिझाकर मेरी मोनिका से दूर करना चाहती हो? ये लो इसकी सजा भुगतो। महेश उसे खूब मारता है। अगले दिन सुबह शनाया जल्दी उठकर आती है और देखती है कि रचना हॉल के लैंडलाइन पर किसी से धीरे धीरे बातें कर रही है। वो पास आकर सुनती है। थैंक यू मम्मी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, सबके उठने का समय हो गया है। आपकी मम्मी का फोन था ना भाभी? आप थैंक यू क्यों कह रही थी? आज आपका बर्थडे है क्या? हाँ। वाह, फिर तो सेलिब्रेट करना बनता है भाभी। शनाया कियारा को बताती है और वो भी बहुत खुश हो जाती है। दोपहर को रोज की तरह रचना सब्जियां लेने के लिए निकलती है और शनाया और कियारा भी पीछे से निकल जाती हैं। थोड़ी दूर जाकर दोनों रचना को रोकती हैं और कहती हैं, भाभी हम आज आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, आपको हम पास के मॉल लेकर जाएंगे और अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। ना बाबा, घर जाने में देर हो जाएगी तो मम्मी जी मेरा भरता बना देंगी, मैं नहीं चल पाऊंगी। कुछ नहीं होगा भाभी, रोज की बजाय थोड़ी ज्यादा देर हो जाएगी बस, फिर हम है ना, हाँ फिक्र मत कीजिए। दोनों लगभग ढकेलते हुए रचना को ऑटो में बिठाती हैं और सीधे मॉल के सामने आकर रुकती हैं। रचना बड़े से मॉल को हैरानी से देखती है। तीनों पहले मॉल में घूमती हैं और फिर रेस्टोरेंट में आकर रचना के लिए केक मंगवाती हैं। कियारा के इंस्ट्रक्शंस पर पूरे रेस्टोरेंट में हैप्पी बर्थडे का गाना बजता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रचना, हैप्पी बर्थडे टू यू। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और तालियां बजाते हैं। रचना की आंखों से पानी बहने लगता है। जिंदगी में पहली बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। थैंक यू, तुम दोनों वाकई मेरी बहनों की तरह हो। तीनों को आने में देर हो जाती है। लता महेश की दुकान से बुला चुकी होती है। दोनों के खूंखार चेहरे देखकर शनाया और कियारा समझ जाती हैं और कहती हैं, भैया आज भाभी का बर्थडे है, इसीलिए हम दोनों जबरदस्ती उन्हें लेकर गए थे बाहर। भाभी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। अच्छा तो मैडम आपका बर्थडे था आज, मुझे भी तो आपको गिफ्ट देना ही चाहिए था ना, क्यों मम्मी? इसे तो ऐसा गिफ्ट दे कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। महेश अपनी बेल्ट निकालकर रचना को मारने के लिए उठाता है तो शनाया और कियारा उसका हाथ सख्ती से रोक लेती हैं और गुस्से से कहती हैं, बहुत हो गया है भैया, आपने अगर भाभी पर हाथ उठाया तो हमें मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। ये लो बुलाओ पुलिस, मेरी पहचान है पुलिस में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपसे ज्यादा मेरे पापा की पहचान है भैया, ये आप भी जानते हैं। मैं अभी फोन करती हूँ। महेश और लता डर जाते हैं। तभी रचना कियारा के हाथ से फोन लेकर कहती है, पुलिस को फोन मत लगाओ, कियारा परिवार की इज्जत का सवाल है, तुम्हें मेरी कसम। कियारा रुक जाती है। परिवार को बड़ी मुसीबत से बचाने के बावजूद महेश की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता है, बल्कि वो अब रचना के साथ साथ कियारा और शनाया से भी चिढ़ने लगता है। एक दिन महेश की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। सब टेस्ट होने के बाद डॉक्टर कहते हैं,
इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट नहीं किया तो ये नहीं बचेंगे। घर वालों में से कोई अगर देना चाहे तो जांच करवा ले। भैया हम मोनिका से पूछते हैं, हो सकता है कि उससे मैच हो जाए। वो तो आप पर जान छिड़कती है, मना नहीं करेगी। वैसे भी भाभी का तो परफेक्ट मैच हो गया है। रचना की किडनी की जरूरत नहीं है मुझे, वैसे भी पता है कि वो देगी भी नहीं। मेरी मोनिका 1 सेकंड में हाँ कर देगी, देखना। महेश मोनिका को बताता है और मोनिका बिना कुछ कहे फोन स्विच ऑफ करके शहर छोड़कर चली जाती है। रचना ही अब आखिरी सहारा होती है। लता सोचती है कि इतने जुल्म सहने के बाद तो रचना कभी हाँ नहीं कहेगी, जबकि इधर शनाया और कियारा बातें करते हैं। ये लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भाभी भैया को किडनी जरूर देंगी। रचना निराशा में डूबे जिंदगी और मौत के बीच झूलते महेश को किडनी देने के लिए आगे आती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा रचना कि तुम। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। जिसे मैं अपना समझकर तुम पर अत्याचार करता था, वो तो मुझे मझधार में छोड़कर भाग गई। सॉरी रचना, लेकिन तुम चाहो तो मुझसे बदला ले सकती हो। मेरी यही सजा होगी। ऐसी बातें मत करिए प्लीज। मैंने तो बस आपसे ही प्यार किया है, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मम्मी जी, आप और भैया भाभी को कभी समझ ही नहीं पाए, इसीलिए आप दोनों को यही लग रहा था कि भाभी किडनी नहीं देंगी, लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि भाभी कभी पीछे नहीं हटेंगी। मेरी जिंदगी में तुम दोनों नहीं आती तो मैं कब की मर चुकी होती। तुम दोनों ने छोटी बहनों की तरह मेरा साथ दिया और ध्यान रखा है। ये हमारा फर्ज था भाभी, आप हमारी बड़ी बहन की तरह हैं और हमेशा रहेंगी। मैं अब तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा रचना, मुझे माफ कर दो। तो आपने भी कहीं ऐसी जेठानी देवरानियां देखी हैं जो कि अपने रिश्ते को एक बहन जैसा रखें? कमेंट करके हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिए।